दोस्तों, मेरा नाम मसूद अहमद है और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ उर्दू कवायद। और ये हमने जो इसके लिए जो हमने किताब लिया है उसका नाम है उर्दू कवायद और इंशा। आज ये पहली क्लास है और ये 10वीं जमात के लिए है। और हम शुरू करेंगे इस किताब के यानी उर्दू कवायद और इंशा के हिस्सा बे के साथ। हिस्सा बे में आप देखेंगे तो 4 चीज़ें हैं: शेर का फ़न, शेरी हैयतें, इल्म बयान, इल्म बदी। ये चार चीज़ें हैं, 4 मेन हेडिंग है इसकी। और इसके हिसाब से ही फिर बाकी सब जो इसके मेन कवायद हैं वो चीज़ बताए गए हैं कि अगर शेर है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, और एक शेर की लिए क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ इसका पहला पार्ट का पहला हिस्सा, जिसका नाम है शेर का फ़न। शेर के फ़न में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि शेर, मिसरा, वज़न, बहर, काफ़ी और रदीफ़ आता है। तो ये 5 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले शेर से। शेर क्या है? शेर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत मोहानी साहब ने बताया है कि शेर दरअसल है वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए। ये बहुत ही अच्छा शेर है जो हज़रत मोहानी साहब का है। और उन्होंने शेर की तारीफ़ करने के लिए शेर लिखा कि शेर दरअसल है वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए। यानी कि सबसे पहली खूबी जो शेर की होती है वो ये हो कि उसको जब सुना जाए तो वो दिल में असर कर जाए, दिल में उसका जो है असर कायम हो जाए और उसकी वजह से कुछ माहौल अगर कुछ बदले हो तो वो बदल जाएं, दिल में कुछ अलग ही ख्यालात और अलग ही जज्बात पैदा हो जाएं जो आपके वजूद को, आपके दिल को अलग अलग तरह की चीज़ों में वो कर दे, जिससे आपका दिल अच्छा बन जाए, आपका माहौल अच्छा हो जाए, खुशनुमा हो जाए। तो शेर एक तरह से एक खुशनुमा माहौल के लिए भी होता है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि कोई ऐसी शेर होते हैं जो किसी दर्द को बयां करते हैं तो उसमें वो दर्द बयानी का जो असर है वो भी कायम हो जाए। तो इस तरह से खुशी की बात भी हो सकती है, उस गम का भी होता है, तो वो शेर के ज़रिया उस चीज़ को और उभारा जाता है। यही उभार और यही जो चीज़ें होती हैं ये असर कहलाती हैं। तो अभी हम शेर के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि जो हम ये किताब ले रहे हैं उर्दू के कवायद और इर्तिका, इसमें जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मिसाल दी गई है कि शेर को मतलब कि शेर का असर कैसे होता है वो आप कैसे समझेंगे। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग थे, 2 दोस्त थे, बहुत ही अच्छे ख़ास दोस्त थे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनके जो राय में थे वो मुखालफत पैदा हो गई, यानी वो उनकी बातें खिलाफ राय हो गई एक दूसरे की। तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, बहस मुबाहिसा बढ़ता गया और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े पे और गाली गलौज पे बात पहुँच गई। तभी उनमें से एक दोस्त को एहसास हुआ, यार कि हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और इस तरह गाली गलौज पे आ गए, लड़ाई झगड़ा कर दिए, इससे तो हमारा रिलेशन ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने जो बातें चल रही थी उसको रोकते हुए उन्होंने एक बात कह दी और उन्होंने जो शेर पेश किया वो गालिब साहब का पेश किया। वहाँ पे वो शेर था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मतलब उन्होंने उस माहौल को बदला एक शेर के साथ। शेर क्या पढ़ा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो अब जब दोस्त ने ये शेर सुना तो उसके दिल में असर कर गया और वो फ़ौरन नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया, और उसने भी फिर एक शेर पेश किया। वो मोमिन साहब का शेर पेश किया और उन्होंने कहा कि कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यानी हमारे बीच जो भी डिस्कशन चल रहा था, जो भी बहस मुबाहिसा हो रहा था, वो जो हुआ उसको ख़त्म करते हैं और एकदम भूल जाते हैं। चाहे इवन अगर हमें याद भी है कि नहीं याद है कि क्या क्या बातें हम लोग कह गए, तो उसको एकदम से रिमूव कर देना, मेमोरी ही ख़त्म कर देनी है। तो इस तरह से दोनों दोस्तों में फिर से एक खुशगवार माहौल पैदा हो गया, आपस से बातें करने लगे और खुशी खुशी निकल गए। तो शेर का ये एक असर बयान किया गया
कि जब शेर ऐसा हो कि दिल में असर करे, उसका कुछ मकसद हो कहने का। और तो ये चीज़ अगर शेर में नहीं मिलती है तो शेर का मतलब नहीं है। तो पहले हम शेर की कुछ ख़ास बातों पे बात कर लेते हैं कि शेर एक्चुअली है क्या। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर हम उर्दू अदब की बात करते हैं तो दो हिस्से होते हैं। एक होता है हिस्सा नसर और एक होता है हिस्सा नज़म। हिस्सा नसर में जो बातें होती हैं वो बात बहुत वाज़े और मुफस्सल अंदाज में बयान की जाती हैं। यानी ये सब बातें जो है जुमलों में कही जाने वाली बात होती है, जुमलों के उसमें, और एक सिलसिला होता है, एक तसासुल होता है, उसके हिसाब से बातें होती हैं। लेकिन जब हम नज़म की बात करते हैं तो ये इशारे में बातें भी होती हैं और कोशिश की जाती है कि बहुत ही इख्तिसार में इसको पेश कर दिया जाए, बहुत ही मुख्तसर में इसको बयान कर दिया जाए। एक तो ये खूबी होती है। दूसरी बात ये है कि जनरली ये जो शेर है वो है क्या? शेर हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं जो नसर नहीं है। पहली बात, जो नसर नहीं है वो शेर है। लेकिन उन शेर में जो चीज़ें होनी चाहिए, ख़ास बात वो क्या है, एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए, उसमें एक मवाज़नीयत कायम होना चाहिए, एक तवाज़ुन बरकरार होना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें लय आ जाए, नगमगी आ जाए, आहंग आ जाए, और इन सब की वजह से एक असर कायम हो जाए। इस तरह से शेर पेश किया जाए, इस तरह से शेर को तरतीब दी जाए, इस तरह से शेर को जनरेट किया जाए कि उसकी वजह से ये जो खूबियाँ हैं पैदा हो जाए। क्या क्या चीज़? पहली बात तो एक ख़ास तरतीब दी जाए, और उस तरतीब की वजह से उसमें एक लय शामिल हो जाए, एक लय बन जाए, और फिर उसमें एक नगमगी आ जाए, फिर उसमें आहंग आ जाए और असर आ जाए। देखिए, ये तो शेर की तारीफ़ है, लेकिन अभी आप इसको समझिए, क्योंकि अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम लिखवाएं कि शेर क्या है और बाकी जो भी और पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं। उससे पहले आप इन सब बातों को समझिए कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। बाद में हम इसको लास्ट में समराइज़ कर देंगे और आपको एक नोट्स भी दे देंगे इन सब के बारे में, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर लेके अभी हम चले हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर से ही हम बढ़ेंगे जिससे कोई बोरियत ना हो और चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले लेंगे तो बहुत गुलमिल हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, और वो मुश्किल की वजह से एक चीज़ दूसरी चीज़ में शामिल हो जाएगी और फिर बात जो है बन नहीं पाएगी। तो मकसद तो ये है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये तो शेर है। अभी जो बाकी है, और हमने भी बात की इसके अलावा मिसरा की, वज़न की, वज़न उबैर, काफ़िया, रदीफ़, ये जो है एक्चुअली क्या है, शेर के हिस्से हैं। मतलब अगर कोई शेर है, शेर की खूबी बयान कर दी गई, तो बाकी और जब ये 4-5 चीज़ें जो बचती हैं वो शेर में है। और शेर में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर शेर में या तो उसका जो है असर कम हो सकता है, या उसकी खूबसूरती कम हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी इन्हीं 5 चीज़ों को हम जानेंगे, क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं ज़रूरी है, और ये हर चीज़ क्यों ज़रूरी है ये भी जानना ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं दूसरे शेर के फ़न के दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है मिसरा। मिसरा क्या होता है? एक्चुअली जैसे कि हमने बताया कि शेर की ही सारी चीज़ें शेर के अंदर ही आती हैं, तो ये भी शेर का ही हिस्सा है। लेकिन मिसरा जो है एक ज़ाहिरी हिस्सा है, ये बातनी हिस्सा नहीं है कि शेर पे गौर किया जाए, बल्कि बस शेर को आप देखेंगे और आप बता सकते हैं कि ये मिसरा है। कैसे? जैसे अभी हम ये मिसरा लेते हैं। एक शेर है जुस्तुजी की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ये आपकी पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। उसमें है क्या? पहली लाइन में कहा जा रहा है जुस्तुजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। तो क्लियर है कि ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है। बस यही जो 2 लाइन है, यही 2 मिसरे हुए। तो जनरली क्या होता है, शेर के 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्सा मिसरा कहलाता है। और जो पहला हिस्सा होता है, पहला मिसरा है, उसको हम बोलते हैं मिसरे ऊला, और जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं मिसरे सानी। कहने का मतलब शेर में जो 2 हिस्से होते हैं, उसके पहले हिस्से का मतलब मिसरे ऊला हुआ, और ऊला का मतलब तो पहला होता ही है। इसी तरह सानी का मतलब दूसरा है। तो ऐसा भी नहीं कि ये वर्ड याद नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, एक सवाल आ जाए और सवाल में ये कहा जाए कि शेर के 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं और ये हिस्सा कहलाता क्या है, जनरली इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाए आपको, तो आप बताएंगे कि शेर के जो 2 हिस्से होते हैं
उसके हर हिस्से को मिसरा कहते हैं। और मिसरा जो है, जो पहला मिसरा होता है उसको मिसरे ऊला, और जो दूसरा मिसरा होता है उसको मिसरे सानी कहते हैं। तो ये एक शेर जाके इसमें एक कंप्लीट होता है शेर इस तरह से। इसी तरह से देखिए, जैसे दूसरा शेर है अल्लामा इकबाल साहब का कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो इसमें पहला मिसरा कौन सा हुआ? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मिसरा उला। दूसरा हिस्सा कौन सा हुआ? हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो बहुत ही क्लियर है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते ही मालूम चल गया कि ये दो मिसरे हैं और पहला मिसरा ये है, दूसरा मिसरा ये है। कभी कभी क्या होता है, एक ही मिसरा दिया जाता है, एक ही मिसरा होता है और उसी मिसरे से सारी बहुत बड़ी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ 5 मिसरे दिए गए हैं अलग अलग नज़्म से लेके, और देखिए उसका कितना अच्छे तरीके से बयां किया गया है। ये एक ही मिसरा है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। देखिए एक मिसरा है और ये मिसरा जो है बहुत बड़ी बात कह रहा है। मतलब यहाँ पे तो पहली चीज़ बताया गया है कि मोहब्बत के बहुत सारे करीने होते हैं, और उन्हीं करीनों में जो पहला है वो है अदब, तहजीब, एटीट्यूड। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर मोहब्बत के जो और करीने हैं वो फीके पड़ जाते हैं। तो अब आदमी गौर करेगा कि मोहब्बत के और करीने क्या हैं, और वो करीने हमारे अंदर हैं लेकिन अदब लिहाज नहीं है, हमारे अंदर एक तहजीब नहीं है, हमारे अंदर एक तरतीब नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, तो फिर मोहब्बत का कोई मतलब नहीं। इसी तरह से एक दूसरा शेर का मिसरा है, एक शमा रह गई है सो वो भी खामोश है। यहाँ पे बात जो की जा रही है एक शमा की, इसका मतलब बहुत सारे शमा थी जो बुझ चुकी हैं, अब एक शमा बाकी है। अब इस शमा से मतलब मुराद तो बहुत चीज़ें ली जा सकती हैं। एक तो खुद एक अलग अलग जो कैंडल्स से शमा जल रही होती है, तो क्या हुआ है कि सब शमा बुझ गई, एक बच्ची तो फिर उसकी रोशनी इतनी तो नहीं होगी और वो भी गमगीन बैठी है, तो बहुत ही ज़्यादा उसका असर भी कायम नहीं रह गया, तो वो खामोश बैठी है। इस तरह से शो हो रहा है कि जैसे वो भी खामोश है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बहुत लोगों जख्मी हो गए या वो हो गए, तो अब एक जो जख्मी नहीं हुआ है या उसकी हालत अच्छी है तो वो भी खामोश बैठा है इस गमगीन में कि हमें तो नहीं हुआ पर हमारे ख़ास हमारे अजीज़ के साथ ऐसा हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मोहब्बत के भी उसमें लाए जा सकते हैं इस शमा को, और इल्म की रोशनी में भी इसको कायम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये शेर बहुत कुछ बयान कर देता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट शेर है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, यहाँ पे हुस्न की बात की गई है, यानी आपका हुस्न ऐसा है कि पता नहीं क्या क्या कर जाए। मगर यहाँ पे अब हुस्न से मतलब सिर्फ एक खूबसूरती का ही मामला नहीं है, मतलब एक सूरत का भी हो सकता है, एक सीरत का भी हो सकता है। अगर गौर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों का हुस्न यहाँ पे बयान कर दिया गया, और फिर वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे कैसे तब्दीलियाँ लोगों में बर्पा कर सकता है। तो ये मिसरा बहुत कुछ कह जा रहा है। इसी तरह से दाग साहब का जैसे एक मिसरा है कि हज़रत दाग जहाँ बैठ गए। अब दाग तो एक नाम ही उनका है, फिर दाग से मतलब अगर दाग लिया जाए तो उसका क्या असर होता है, अगर वो कहीं पे हो गया तो सबको दिखता है, तो इस तरह से उसको भी कहा जा सकता है। और लास्ट से जो मिसरा है वो सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। अब सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, अब यहाँ पे कई चीज़ें, एक चीज़ ये हो सकता है कि एक आदमी छुपा इस तरह से है कि हल्का सा दिख रहा है लेकिन अब क्लियर भी नहीं है वो आदमी कौन है। दूसरी चीज़ है कि एक आदमी ऐसे बातें कर रहा है कि बोले भी जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब वो इस सफाई से या इस तरह से बयान कर रहा है कि बात कह भी रहा है और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, या फिर बातों को सही बात में झूठ बात मिला के इस तरह पेश कर रहा है कि बात उसकी जो है सच्चाई कायम नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस मिसरे से निकल सकता है। तो मिसरा भी अपनी एक खूबी होती है। कभी कभी दो मिसरे मिलके एक पूरी बात को कहे जाते हैं, कभी कभी पूरी एक नज़म में जो अलग अलग मिसरे होते हैं वो सब मिला के कोई बात कही जाती है, और कहीं कहीं पे शायर ऐसा मिसरा पेश कर देता है कि वो एक मिसरा ही बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो इस तरह से जो शेर की अलग अलग जो लाइनें हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, एक एक लाइन में जो आता है वही मिसरा कहलाता है।
तो जनरली मिसरा की अगर आपको खूबी बयान की जाए के लिए कहा जाए या उसकी तारीफ के लिए कहा जाए कि इसकी क्या तारीफ है, तो कह सकते हैं कि शेर के दो हिस्से होते हैं और हर हिस्सा मिसरा कहलाता है, जिसमें से पहला मिसरा मिसरा उला और दूसरा मिसरा मिसरा सानी कहलाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। बाकी ये तो बताने के लिए हमने कुछ शेर पेश कर दिए और या फिर कुछ मिसरे आए उस तरह से। और मिसरा को जब एक मिसरा पेश रहता है तो उसको एन से दिखाते हैं, ये एन में, और ये जो एक लाइन होती है इस तरह से। और अगर शेर होता है तो शेर के लास्ट में या स्टार्टिंग में ये इस तरह से हो जाता है। तो ये भी एक तरह से इस अलामत के जरिया भी आप जान सकते हैं कि मिसरा है या पूरा एक शेर है। तो यहाँ से भी जाहिर हो जाता है। तो मिसरा एक ज़ाहिरी है, अलामत है शेर की, जिसको बहुत गौर करने के बजाय देख के ही बताया जा सकता है कि मिसरा किसे कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं वज़न और बहर। अगर हम वज़न की बात करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है वज़न और दूसरी चीज़ बहर। बहुत बड़ी चीज़ है ये एक्चुअली। अगर शेर या शायरी की बात हम करते हैं तो इसके बगैर शेर और शायरी का कोई मतलब ही नहीं है। लोग शेर लिख दें, लेकिन अगर उसमें वो वज़न कायम नहीं है, उसके अंदर तवाज़ुन नहीं है, उसके अंदर मुआज़नियत नहीं है, तो फिर शेर का मतलब नहीं है। लेकिन ये है क्या, पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली वज़न क्या होता है? हर चीज़ का एक पैमाना होता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ नापते हैं, दूध अगर आप तौलते हैं, दूध नापते हैं, तो किससे नापते हैं? वो 1 लीटर होता है, उसके ज़रिए आप उसको नापते हैं और बताते हैं कि ये 2 लीटर है, 1 लीटर है, 3 लीटर है। तो ये दूध हो गया, किससे नापा गया? लीटर से। तो दूध नापने का जो पैमाना है वो लीटर है। कपड़ा अगर आप मापते हैं तो कपड़ा मापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। एक मीटर स्केल होती है, उसे यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब कपड़ा मापने का जो पैमाना है वो है मीटर। इसी तरह अगर हम कोई शेर लिखा हुआ है तो उसको मापने के लिए भी एक पैमाना होगा और उसी पैमाने को बोलते हैं वज़न। मतलब वज़न जो है वो शेर को परखने का, नापने का एक पैमाना है। तो इस तरह से शेर की बात हो गई। अब इसी पैमाने के जरिया जो मवाज़नियत कायम होती है शेर में, उसको हम बोलते हैं बहर। मतलब बगैर वज़न के बहर हो नहीं सकता। बहर पूरी तरह से डिपेंड करता है, पूरी तरह से आधार बनाता है किसको? वज़न को। उसके बगैर मुकर्रर नहीं की जा सकती बहर, वज़न के बगैर। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के साथी हैं और वज़न के बगैर बहर नहीं है, और जब वज़न है ही नहीं तो बहर की बात ही नहीं की जा सकती। तो ये वज़न है क्या? जैसे आप किसी चीज़ को तौलने के लिए आप क्या लेते हैं? बाट लेते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, या फिर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का बाट होता है। तो इसी तरह से वज़न का भी एक नाम होता है। जैसे यहाँ पे एक नाम दिया गया है फ़ऊलन, एक यहाँ पे जो नाम दिया गया है मफ़ाइलन, सॉरी मफ़ाइलुन। तो ये जो मफ़ाइलुन है, मफ़ाइलुन, ये एक वज़न हो गया। और इसी वज़न के बेस पे ये सारी जो शायरी है की गई है। तो इसको बोलते हैं, जब ये सब का तकरार एक साथ आ जाता है तो इसको बोलते हैं बहर। एक्चुअली बहर के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए हमें इल्म उरूज़ की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, और उसके अंदर उर्दू की शायरी के लिए 19 बहर दिए गए हैं, 19। और इस 19 बहरों में फिर अलग अलग उसके हिसाब से, तकरार के हिसाब से अलग अलग इसके सब बहरे हैं, जो टोटल 109 के आसपास बनते हैं। तो उसके बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये जानना है कि ये शेर में बहुत ही अपने आप में एक अहम रोल है इसका, और इसके बगैर शेर या शायरी कंप्लीट होती ही नहीं है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है एक शायरी के लिए, एक शेर को बयान करने के लिए। अगर शेर में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है शेर का। अब जैसे यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो सितारों से आगे जहाँ और भी है, इसका वज़न जो बताया गया है वो फ़ऊलन के बेस पे है। फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। कैसे? सितारों से आगे
जहाँ ओ रभी है। कहने का मतलब ये जो सितारों है फऊलन में देखिए, फा है, ऐन है, वाव है, लाम है और नून है, ये सब मिला के जो है 5 वर्ड बनते हैं। और जब वज़न करते हैं तो इसमें इस नून का जो नून साकिन है उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। इसी तरह से ये होता है, ये को काउंट नहीं किया जाता। और अगर दो चश्मी है तो उसको भी जो है एक माना जाता है, अलग अलग काउंट नहीं करते उसको। जैसे बे के साथ है तो वो एक ही माना जाएगा, इस तरह से है। तो जैसे सितारों में अभी क्या है, नून साकिन को नहीं काउंट किया गया है, बल्कि ये 5 वर्ड लिए गए हैं सितारों। और ये सितारों किसके, फऊलुन के ही वजन पे है, एक ही आवाज़ के साथ है यहाँ पे, तो इसलिए इसी तरह से आगे भी फऊलुन के हिसाब से है। फिर जहाँ ओ भी इसमें देखिए नून साकिन को नहीं लिया गया है, इसी तरह से जहाँ ओ, तो ये भी फऊलुन है। और रबी है, ये भी फऊलुन है। तो इस तरह से फऊलुन फऊलुन फऊलुन, इसी तरह से अभी इश्क के इम्तिहान, तो ये देख सकते हैं। तो मतलब ये बस एक कहने मतलब समझाने का एक तरीका है, वरना अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसको और समझा जाए 10वीं जमात के लिए। बाकी जैसे और आगे बढ़ेंगे तो इसको और समझना पड़ेगा। अगर आप शायरी में कदम रखना चाहते हैं तो ये सब वज़न और बहर को बहुत अच्छे से आपको जानना होगा, इसके बगैर आपकी शायरी कंप्लीट नहीं होती है। तो इस तरह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने बताया कि वज़न क्या है, एक पैमाना है किसका, शेर का। और बहर क्या होता है, वज़न के बेस पे ही हम बहर का नाम देते हैं। जैसे पहली शायरी में फऊलुन 4 बार का तकरार है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, इसमें 4 बार फऊलुन आया। दूसरे मिसरे में अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, यहाँ भी 4 बार फऊलुन आया। तो इस वज़न पर जो बहरे का नाम आता है उसको बोलते हैं बहरे मुतकारिब। इसी तरह से जो दूसरा शेर है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसमें लिखा है हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो इसका जो वज़न है वो है मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन। तो इस तरह से हज़ारों खा मफ़ाइलुन, हिशे ऐसी मफ़ाइलुन, कि हर ख्वाहिश मफ़ाइलुन, पे दम निकले मफ़ाइलुन, बहुत निकले मफ़ाइलुन, मेरे अरमा मफ़ाइलुन, लेकिन फिर मफ़ाइलुन, कम निकले मफ़ाइलुन। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी 4 तकरार है। और इस तरह के जो इस वज़न के बेस पे जो बहरे बनेगा उसको बहरे हजस बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब कि बहर को बताया जाता है इसी वज़न के बेस पे कौन सा वज़न है। तो जैसे बाट होते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम के, तो मान लीजिए 10 ग्राम का जो बाट है यहाँ पे वो फऊलुन हो गया, एक बाट है। जैसे वहाँ पे एक नाम दे दिया गया तो यहाँ पे एक नाम वज़न है हमारा फऊलुन। 20 ग्राम का कोई बाट है, उसका नाम दे दिया गया मफ़ाइलुन। तो इस तरह से मतलब मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 10 ग्राम के बराबर है, एक कंपेरिजन किया जा रहा है कि जैसे छोटे बाट होते हैं बड़े बाट होते हैं, इस तरह हरूफ के एतबार पे यहाँ पे जो हरूफ है वो 5 हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इस तरह से हरूफ के एतबार पे एक वज़न बनता है। और फिर वो शायरी में वज़न, अगर हम एक नज़्म लिखें, एक शेर लिखें या जो भी लिखें, तो उसमें ये वज़न कायम रहना चाहिए। अगर ये वज़न नहीं मिलता है तो फिर वो बहरे नहीं बनेगा, और बहरे नहीं बनेगा तो फिर शायरी नहीं होगी। तो ये है वज़न और बहरे के बारे में। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, वो है काफ़िया। काफ़िया का जो मतलब है वो है पीछे आने वाला। पीछे आने वाला मतलब ऐसा कोई चीज़ जो पीछे से आए और फिर एक मुआवजना कायम कर दे। ये अरबिक वर्ड है काफिया। तो जैसे अभी इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो इसमें देखिए दम और कम है और इसके आगे निकले निकले हैं।
तो यहाँ पे दम की आवाज़ देखिए, कम की आवाज़ है, एक ही आवाज़ निकल रही, दम कम। तो और इसके लास्ट में जो हरूफ आया है वो मीम आया है, इसके लास्ट में हरूफ है जो मीम आया है। तो ऐसे जो शेर में ऐसी जो मतलब कि हरूफ हैं या लफ्ज़ हैं जिन पे आवाज़ जो है सेम निकलती है, एक्चुअली उसको ही काफिया कहते हैं। लेकिन अभी इसको समझने के लिए और भी देखते हैं, जैसे सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो अभी यहाँ पे देखिए जहाँ और इम्तिहान दोनों में हाँ हाँ है, एक ही तरह की आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ का जो काफिया है वो हमारा हाँ है, मतलब जहाँ और इम्तिहान है। तो ये जो काफिया है शेर के लिए शर्त है कि हर जगह ये होना चाहिए। मतलब जब आप शायरी करते हो तो दूसरे मिसर में कम से कम ये जो काफिया है आना चाहिए। अगर आपने एक जगह पर ये काफिया लगाया है तो वही काफिया हर जगह आना चाहिए। इसके बाद की भी आवाज़ देखिए, और भी हैं, ये दोहराया जा रहा है। ये अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं जहाँ पे आवाज़ एक सी निकलती है। इसी तरह से देखिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो यहाँ पे हबाब और शराब में एक सी आवाज़ है और फिर यहाँ पे दोहराया गया है वर्ड, दोहराए गए हैं लफ्ज़। तो अभी ये हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हबाब और शराब में आवाज़ एक सी निकल रही है। इसके लास्ट का जो लफ्ज़ है, जो लास्ट का हर्फ है वो भी बेबे है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने दम के लिए बात किया, दम और कम, दम कम में लास्ट का जो हर्फ है वो मीम है। इसी तरह से जहाँ लिया और इम्तिहान लिया, जो दूसरी शायरी सितारों से आगे जहाँ और भी है, इन दोनों के लास्ट के ओर में नून साकिन है। इसी तरह से हबाब और शराब, इन दोनों में लास्ट में बे है। और ये जो काफिया हमको पहले ही मिल गया, मतलब पीछे आया, किससे? निकले से पीछे आया, और ये पीछे आने वाला चीज़ है ना, इसके लिए अभी ये तीनों तो ठीक है, तीनों में हमें काफिया पहले मिल गया। अगर हम इस शेर की बात करें, एक दूसरा शेर है, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लेकिन अपना अपना दामन। अभी देखिए, अगर हम इस गुलशन को काफिया मानते हैं तो नीचे भी कुछ शन शन या दन मन कुछ ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना है, तो ये काफिया नहीं है। तो काफिया है क्या? यहाँ पे बाद में आया है, लास्ट में एकदम, और वो क्या है? गुलशन दामन, गुलशन दामन। और इसमें जो लास्ट में वर्ड है वो नून है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि सेम आवाज़ आनी चाहिए। तो ये लफ्ज़ एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं। ये जो लफ्ज़ होते हैं एक ही जैसी आवाज़ में, जैसे शन, बाब, हाँ, कम, तो इस तरह से आवाज़ जो है सेम आती है। और इन सब में जो आखिरी हर्फ या हुरूफ होते हैं, कभी कभी हुरूफ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हाँ हाँ हो गया, तो इस तरह से वो भी मुश्तरक होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। जैसे दम और कम में मीम, हबाब और शराब में बे, जहाँ इम्तिहा में अलिफ नून, और गुलशन और दामन में नून। तो इस तरह से काफिया होता है। तो काफिया का तो ये मतलब हो गया। इसके बाद इन्हीं शायरी को फिर से लेते हैं और हम बात करेंगे रदीफ की। तो अभी हमने जैसे ये चीज़ें हमने पढ़ी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। इस शेर में देखिए, दम और कम काफिया था, इसके बाद निकले निकले दोहराया गया है। इसी तरह सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो यहाँ पे देखो जहाँ और इम्तिहान, ये तो हमारा काफिया है। जैसे हमने काफिया के लिए एक आवाज़ निकली, उसके बाद और भी है दोहराया गया है। इसी तरह से इसमें हम आते हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हबाब और शराब तो हमारा काफिया हो गया। इसके बाद ये किसी है दोहराया गया है। अभी ये चौथा शेर ये डिफरेंट है, इसमें दोहराया कोई चीज़ नया नहीं है बाद में, बल्कि काफिया में बाद में मिल गया है। काफिया के बाद रदीफ नहीं है इसमें। तो ये जो निकले निकले और भी हैं, किसी है, यही रदीफ कहलाता है। मतलब ऐसे
हरूफ या ऐसे अल्फाज, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या लफ्ज़ हो सकता है या अल्फाज हो सकता है। या तो कोई एक लफ्ज़ दोहराया जाए, जैसे इस केस में देखो एक निकले खाली दोहराया गया है, निकले निकले एक लफ्ज़ हुआ। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ और भी है और भी है, और यहाँ पे किसी है किसी है। तो इस तरह से दोहराए यहाँ पे अल्फाज गए हैं। पहली शायरी में ओनली एक लफ्ज़ है, दूसरे में जो है 3-3 वर्ड दोहराए, 3-3 अल्फाज दोहराए गए हैं, इसलिए यहाँ पे अल्फाज का है। तो मतलब या तो लफ्ज़ दोहराए जाए या अल्फाज दोहराए जाएं। तो इसी दोहराए जाने को किसके बाद, मगर काफिया के बाद। ये भी एक शर्त है कि ये चीज़ जो दोहराया जाना है वो काफिया के बाद दोहराया जाए, तो उसको रदीफ कहते हैं। मतलब पहले काफिया आएगा, उसके बाद रदीफ आएगा। इसीलिए काफिया के बारे में जो बताया गया है कि वो पीछे से आने वाली चीज़ है, मतलब वो पीछे से आएगा। तो पहले काफिया आएगा और काफिया के बाद जो भी चीज़ दोहराई जाएगी वही रदीफ है, और वो दोहराना कायम रहेगा पूरी शायरी में। पूरे जो भी नज़म होगा या जो भी शायरी की जाएगी उस शायरी में ये चीज़ आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इसमें निकले पहले मिसरे में भी है, दूसरे में भी है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, इसमें और भी है, दोनों में है। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, में किसी है, दोनों में है। तो ये हमारा रदीफ है जो कि दोहराया जा रहा है दोनों ही मिसरे में। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, तो इसमें रदीफ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बाद में लास्ट में और काफिया के बाद, यहाँ पे तो काफिया यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, काफिया के बाद कुछ वर्ड है नहीं। अगर होता तो उसको दोहराया जाता, तो ही वो रदीफ कहलाता। तो कभी कभी काफिया एकदम बाद में आता है, और कभी कभी काफिया पहले आता है, और उसके बाद फिर जो वर्ड आएगा वो दोहराया जाएगा। ये शेर का एक खास वो है, इम्पोर्टेंस है। तो अभी ये चीज़ तो है, लेकिन एक बात याद रखने की है कि अभी जो चीज़ें थी, जैसे हमने शेर के बारे में मिसरा की बात की, बहरे और वज़न की बात की, मिसरा और बहरे और वज़न, उसमें क्या था कि वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, शर्त है शायरी के लिए कि उसमें मिसरा हो, मिसरा होते ही हैं, उसमें एक वज़न हो, और उस वज़न के बेस पे वो बहरे को भी की जो शर्तें हैं वो पूरी करे, वो ज़रूरी है। लेकिन शेर में काफिया और रदीफ का होना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर काफिया और रदीफ उसमें नहीं होता है, तो फिर उसमें जो उसके हुस्न होता है, उसका जो असर आफरीनी होती है, उसमें फिर इजाफा नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब काफिया और रदीफ किसी शायरी में शामिल हो जाती है, तो उसका हुस्न बढ़ जाता है, उसका असर आफरीनी में इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से उसको पढ़ने में, शेर की नगमगी में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ये है तो फिर उसका हुस्न बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कुछ रदीफ की और मिसालें हैं, जैसे दिल ले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो हुआ और दवा हमारा काफिया हुआ, इसके बाद क्या है हो गया हमारा रदीफ। इस तरह से एक दूसरा शेर है, जो गुजरी मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ, बिला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। तो यहाँ पे कहो और जो एक ही आवाज़ निकल रही, ये हमारा काफिया हो गया। और इसके बाद फिर जो रिपीटिशन हुआ है, जो दोहराया गया है, हुआ सो हुआ, ये हमारा हो गया रदीफ। फिर एक और शायरी की बात करते हैं, एक और शेर को लेते हैं, और वो है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, यानी वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो यहाँ पे तुम्हें और यहाँ पे ये दोहराया भी गया है, और लेकिन इससे पहले काफिया नहीं है, तो यहाँ पे ये काफिया हो गया। इसके बाद फिर याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो, ये दोहराया गया है। तो इसलिए जो तुम्ही है करके तुम्हें हमारा हो गया काफिया, और इसके बाद याद हो कि न याद हो रदीफ हो गया। तो ये है काफिया और रदीफ के बारे में। और इसके बारे में चूँकि ये हमने बताया कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अगर ये अगर है तो कितना शेर में खूबसूरती बढ़ जाती है। उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी साहब ने बताया है कि कामिल शेर वही है जिसमें मौजूनियत भी हो, असर भी हो।
कलाम के मौजू होने के माने ये हैं कि वो ऐसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए जिसको अदा करते वक्त आवाज़ में खूबसूरत तसलसल या तरन्नुम पैदा हो जाए और एक ख़ास तरह की लज्जत हासिल हो। इस लज्जत का एहसास इंसान की फितरत में दाखिल है और इसी फितरी एहसास पर गौर करने और तज्जिया करने से वो औज़ान दरियाफ्त हो जाए जिनकी मुताबिकत कलाम में मौजूनियत पैदा होती है। कहने का मतलब कि सबसे अच्छा शेर, एक मुकम्मल शेर अगर हम कहेंगे तो उसमें मौजूनियत भी होगी और उसका असर भी होगा। तो मौजूनियत तो है, अगर असर कैसे होगा, जब कोई ऐसी चीज़ों का कुछ इस तरह से उसको बोल दिया जाए कि मज़ा आ जाए, उसमें लज्जत आ जाए, उसमें नगमगी आ जाए, उसका हुस्न ज़ाहिर हो जाए, उसमें आफरीनी आ जाए, इन सब में इजाफा हो जाए। और ये इजाफा कौन लाता है? यही लाता है काफिया और रदीफ। तो इसलिए काफिया और रदीफ जो है एक तरह से शेर के हुस्न है और यही शेर का फ़न है और यही शेर को आगे बढ़ाता है एक अच्छे लय के साथ, एक अच्छे आफरीनी के साथ, एक नगमगी के साथ। तो ये तो बात हो गई पांचों चीज़ों की जो हमने बताया कि शेर, मिसरा, वज़न, बहर, काफिया, रदीफ। अब आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए कि अगर पूछा जाए कि शेर क्या होता है, मिसरा क्या होता है, वज़न और बहर क्या होता है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, तो इन सब की इसमें से जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हैं इस तरह से कि शेर क्या है? एक अंदाज बयान है, एक कलाम है, एक कलाम कहने का तरीका है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ऐसी ख़ास तरतीब यानी मौजूनियत हो और उससे लय, नगमगी, आहिंग और असर पैदा हो जाए। तो ये शेर की तारीफ हो गई। शेर क्या होता है उसके जवाब में आप ये ले सकते हैं कि शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ऐसी ख़ास तरतीब यानी मौजूनियत और उससे लय, नगमगी, आहिंग और असर पैदा हो जाए। इसी तरह से मिसरा क्या है? शेर के दो हिस्से होते हैं और हर हिस्सा मिसरा कहलाता है और उसमें जो पहला मिसरा होता है वो मिसरा उला कहलाता है और जो दूसरा मिसरा होता है वो मिसरा सानिया कहलाता है। तो आप लिखेंगे इसको किस तरह से? शेर के दो हिस्से होते हैं और हर हिस्सा मिसरा कहलाता है। पहला मिसरा मिसरा उला है और दूसरा मिसरा मिसरा सानी कहलाता है। इस तरह से मिसरा की बात हो गई। फिर वज़न और बहरे की बात करते हैं। वज़न के लिए क्या है कि हर चीज़ को नापने या मापने के लिए एक पैमाना होता है। इसी तरह शेर का पैमाना वज़न कहलाता है। ये लिख लीजिए कि हर चीज़ को नापने या मापने के लिए एक पैमाना होता है। इसी तरह शेर का पैमाना वज़न कहलाता है। बहरे क्या है? उसको लिखने के लिए आप लिखेंगे कि मुख्तलिफ औज़ान। औज़ान क्या है? वज़न की जमा है। मतलब अब कोई शेर होता है तो उस पर औज़ान होते हैं, बहुत सारे वज़न होते हैं, यानी कहने मतलब वज़न का तकरार होता है, कई वज़न हो जाते हैं ना, इसलिए उसको वज़ान कहते हैं। तो मुख्तलिफ औज़ान को जब हम काफ़िये की पाबंदी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसे बहर कहते हैं। ये लिख लीजिए। फिर काफ़िया क्या है? काफ़िया वो लफ्ज़ें जो यकसा आवाज़ और यकसा हर्फ या हुरूफ पर ख़त्म होते हों। जैसा हमने बताया था कहीं हर्फ हो सकता है, वो जैसे मीम और मीम था दमकम में, और हुरूफ हो सकता है मतलब एक से ज़्यादा वर्ड हो, वो जैसे इम्तिहान और सितारों से जाके आगे जहाँ अभी इसके इम्तिहान और भी है, तो जहाँ और इम्तिहान में अलिफ नून दोनों में था तो वो हुरूफ हो गए। तो इस तरह से वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ और यकसा हर्फ हुरूफ पे ख़त्म होते हैं उन्हें काफ़िया कहते हैं। ये लिख लीजिए। और लास्ट चीज़ जो है, आखिरी जो है वो है रदीफ। रदीफ के बारे में है कि आमतौर पर अशआर में काफ़िये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं। क्या होता है आमतौर पर शेरों में? क्योंकि आमतौर पर क्यों बोला गया? क्योंकि हर जगह नहीं होता, क्योंकि ये शर्त नहीं है एक शेर को कहने की या शायरी पेश करने की, लेकिन ये खूबसूरती और उसके अंदर एक हुस्न का एक वो है, पैरामीटर है, तो इसलिए ये शामिल होता है। तो जब आमतौर पर किसी अशार में काफ़िये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज, लफ्ज़ भी हो सकता है और या तो अल्फाज हो सकता है, जैसे निकले निकले में ओनली एक लफ्ज़ था और किसी है में अल्फाज दोहराए गए थे। तो इसलिए आमतौर पर अशार में काफ़िये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। तो ये बातें हो गई इस नशिस्त की। अगले नशिस्त में हम जो हिस्सा पेश करेंगे इसी हिस्से बी का, वो है शेरी हैयतें। शेरी हैयतें में हम जानेंगे कि शेर की मतलब क्या हैयतें हैं, कैसे शेर होते हैं, उसमें कितने कितने मिसरे होते हैं और
जो शेर होते हैं और उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मिसरे हैं और उन मिसरों का जो है कैसे कंपेरिजन किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम शेरी हैयत में देखेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा। लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि अगर ये जो हमने 5-6 चीज़ें आपको बताई हैं, इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है या उसका डिफिनीशन या उसकी तारीफ, उसको लिखने में आपको दिक्कत हुई है या लिखने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हम उसका जवाब आपको दे देंगे और उसको दूसरे लफ्ज़ में भी आपको हम बता सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है तो। और उम्मीद हम करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें नहीं थी, बहुत आसान चीज़ थी। अभी हमने शुरुआत की है इस कवायद की। और कवायद बहुत मुश्किल कहीं भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। कवायद को बस ये है कि उसका मतलब जानना है कि वो है क्या। जब आप उसका मतलब जान जाते हैं तो वहीं से फिर आपको क्लियर हो जाता है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से पढ़िए और सीखिए। और ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं अभी क्योंकि ये कवायद थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है, अभी हम जब हिस्से नज़्म में या हिस्से नस्र में आएंगे तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसको पहले से बता दे रहे हैं। बाद में हम फिर जो चैप्टर से हैं वो भी शुरू करेंगे हिस्से नस्र के या हिस्से नज़्म की, और उसको बताएंगे। फिलहाल अभी हम कुछ जो क्लासेस हैं अभी हम ओनली इसके ही लेंगे, कवायद के। और कवायद को जब हम पूरा कर लेंगे और हमें लगेगा क्या कि अब जो है हम हिस्से नस्र या हिस्से नज़्म में आ जाएंगे, आ सकते हैं, और उसमें हम कोई चीज़ बताएंगे कि इस नज़्म में क्या चीज़ है, तो ये चीज़ अभी से आपकी क्लियर रहेगी, तो वहाँ पे आप समझ सकेंगे। वरना फिर हम बोलेंगे यहाँ पे रदीफ पेश किया गया है तो क्या है रदीफ, वो चीज़ पता ही नहीं है, या फिर आप कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम हो सकता, या रिवाइज नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें जो है दिक्कत आएंगी। इसलिए इसको पहले से ही रिवाइज कर लेना अच्छा है, क्योंकि ये रिविज़न ही है एक्चुअली। सिलेबस में तो आपके इल्म बदी और उसके बारे में है, जो यहाँ पे हमने दिखाया था आपको कि इल्म बयान और इल्म बदी, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 10वीं जमात के हिसाब से। लेकिन उसके पहले शेर का फन और शेर की हैयतें अगर हम नहीं समझेंगे तो उसको भी समझना में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए पहले बेसिक से ही शुरू किया हमने। इस तरह से हमने आपको ये चीज़ बताई। यहाँ से हम आपको लेते हैं अलविदा। अल्लाह हाफिज़।